वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज का हमारा टॉपिक है कि हमने बजट से आज क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट सीखी हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास आई हैं। बजट कैसा था, कैसा नहीं था, अगर बजट अच्छा था तो किस सेक्टर के लिए अच्छा था, किस सेक्टर के लिए बेकार था, और आगे चल के हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, मैं एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा जो मेरी लर्निंग रही है आज तक बजट से लेकर या फिर बाकी इस तरह के इवेंट से लेकर। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ठीक 5 o'clock हमारी एक वीडियो आती है अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, जिससे सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि कोई भी वीडियो मिस नहीं होती, और अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में वो आपके पास इंटीमेशन पहुंच जाता है, नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, जिससे आप डेली बेसिस पर देख पाते हो। तो जहां तक यहां पर बजट की बात है ना, तो देखो यहां पर मुझे एक जो वॉरेन बफेट जी हैं जिनसे काफी लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, लेकिन सीखने के बाद उनको इंप्लीमेंट शायद बहुत कम लोगों ने किया होगा। तो एक तो ये लर्निंग है कि वॉरेन बफेट जी की बातें सबको याद है लेकिन उनको इंप्लीमेंट कोई नहीं कर पाता, और जो इंप्लीमेंट कर लेता है सीरियसली वो आगे भी बढ़ जाता है। लेकिन जो उनकी एक बात मुझे याद है, उन्होंने बोला था कि एवरी गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑन एवरीथिंग and you won't be able to do anything in that, so the only option is to make your money double and triple and again means keep on increasing your income, focus on that। तो मैं इसको क्योंकि इसी तरीके से मैंने पढ़ा था, वही एकदम से सेंटेंस निकला है। तो हिंदी में अगर बात करें तो हर देश की हर गवर्नमेंट हमेशा किसी ना किसी रूप से टैक्स को बढ़ाती रहेगी और हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जो एक ऑप्शन अवेलेबल है वो सिर्फ ये है कि हम अपनी इनकम बढ़ाएं, उससे ज्यादा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं जब भी बजट देखता हूं, बजट में सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखता हूं कि इन्होंने कहां कहां पर टैक्सेस बढ़ाए हैं और कहां कहां पर नहीं बढ़ाए हैं। तो बिलीव मी, बजट बहुत अच्छा बजट होता है अगर उस बजट में किसी भी अलग चीज पर टैक्सेस नहीं बढ़े हों। तो अगर किसी साल में किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने अगर बजट में टैक्सेस नहीं बढ़ाए हैं तो वो एक बहुत ही एक्सीलेंट बजट होता है। अदरवाइज हमेशा क्या होता है कि इस चीज पर इतनी अलग से सेस लग गया, यहां इतना इनकम टैक्स एक्स्ट्रा हो गया, यहां पर इतनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई या फिर जीएसटी बढ़ गया, मींस कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हमेशा होती रहती हैं। और जब कभी अगर बजट में टैक्सेस नहीं बढ़े हों किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर पे या फिर पर्टिकुलर किसी भी इनकम ग्रुप पे या किसी भी अलग तरीके से, तो वो बजट अपने आप में अच्छा होता है। देखो, सरकार से ये एक्सपेक्ट करना कि सरकार हमें कमा कर देगी तो भूल जाओ। बस सरकार से इतना एक्सपेक्ट करें कि सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है ना कंट्री को, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती रहे और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेस बर्डन टैक्सेस के रूप में ना डालें। अगर ये दोनों चीजें हुई हैं तो बजट एक बहुत एक्सीलेंट बजट होता है। तो उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तो ये एक अच्छा बजट है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब मैं ये कह रहा हूं तो एक एग्जांपल आपको एक और देता हूं कि जैसे आईटीसी है, आईटीसी का शेयर अभी तक अंडर प्रेशर इसीलिए था पिछले कुछ महीनों से क्योंकि आईटीसी को यह डर था कि अगेन फिर से बजट आने वाला है, बजट आते हुए कुछ ना कुछ उनके ऊपर टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि इसको एक सिन प्रोडक्ट माना जाता है, तो टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर फिर से कुछ ना कुछ इनके ऊपर अलग से चार्ज लग जाएगा। और उसने एक कंसोलिडेशन रेंज में अपने आप को रख लिया था। लेकिन आज जब बजट में आईटीसी को लेकर कुछ भी गलत नहीं आया तो यहां से आईटीसी अपने आप में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अगर जब मैं यहां पर आईटीसी का नाम ले रहा हूं तो ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी एक लर्निंग है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है। यहां पर मेरी ये रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको रिकमेंडेशन नहीं मानना। तो आईटीसी के बारे में कुछ गलत नहीं आया तो वो यहां से चलने के लिए तैयार है। बाकी अब जो बाकी सेक्टर्स हैं, बाकी शेयर्स हैं, जैसे इवेंट है ना, तो इस तरह के इवेंट को एक और जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि इस तरह के इवेंट्स जब भी आए, जब भी मन में यह बात आए कि क्या होगा, तो एक ही आंसर देना, हु केयर्स। जैसे 3 इडियट मूवी से जो लर्निंग मिलती है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो यहां पर मार्केट में जब भी कोई इवेंट आए, जब भी कोई पूछे कि यार क्या लग रहा है मार्केट में, तो एक ही जवाब देना, हु केयर्स। क्योंकि बजट के ऊपर या नीचे आने से ना तो हम ब्रश करना छोड़ रहे हैं, ना हम अपने कपड़े वॉश करना छोड़ रहे हैं, ना हम खाना खाना छोड़ रहे हैं, ना हम ट्रेवल करना छोड़ रहे हैं, ना हम कोई भी शूज परचेज करना छोड़ रहे हैं। अगर किसी ने वॉच खरीदनी थी ना वो वॉच परचेज करना छोड़ रहे हैं, ना किसी की बेटी की शादी रुक रही है, ना किसी की एजुकेशन रुक रही है, और ना ही किसी का बाहर जाना रुक रहा है। ये बजट एक सिंगल डे का इवेंट है और इस चीज से एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरकारी हिसाब किताब के लिए सरकार का बजट है, इसका पब्लिक से सीधा सीधा एज सच
देखो, कहते हैं कि सरकार भी अपनी है और अपना ही सब कुछ उसमें टैक्स पेयर्स की मनी होती है। टैक्स पेयर्स की मनी को कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे नहीं स्पेंड करते हैं, वो चीज देखना जरूरी है। लेकिन देख के कर भी क्या लोगे यार? अगर मान लो बजट बेकार आया तो क्या कर लोगे, और अच्छा आया तो क्या कर लोगे? मैंने आज तक कभी भी ये नहीं देखा किसी भी बजट में किसी भी पॉइंट को लेकर कभी भी कोई धरने पर बैठा हो। मैं बिल्कुल उकसाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि धरने पर बैठना बहुत गलत बात होती है। और जो ये एजिटेशन जितने भी चल रहे हैं ना, ये सब चीजें गलत हैं। लेकिन कभी भी इन चीजों का ना तो मीडिया पे सिर्फ दो बातें बोल दी जाती हैं कि ये चीज गलत हुई है, बस इतना ही होता है। इससे ज्यादा बजट का कोई रोल नहीं है। बजट अच्छा है बेकार आए सब एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये एक तरह से ये हुक्म होता है कि हमने ये चीज डिसाइड की है, उसमें कोई राय नहीं होती, किसी की सलाह मशवरा नहीं होता। और अगर सलाह मशवरा होता है ना तो वो कैपिटलिस्ट का होता है, जनरल आदमी का कभी कोई सलाह मशवरा नहीं होता। तो जितना भी सलाह मशवरा है या कुछ भी चीज है तो वो वोट डालते हुए देखा जाता है, उससे ज्यादा उसके बाद में अपने हाथ में कोई बात नहीं होती। और जब अपने हाथ में कोई बात नहीं होती तो बजट को देखकर या उसके ऊपर क्या कर लेंगे यार? सिर्फ बजट में एक ही मेरी लर्निंग है आज के बजट से कि इसमें कुछ गलत नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। अब पॉइंट ये आता है कि बजट तो अच्छा आया क्योंकि उसमें कुछ गलत नहीं आया, बिलीव मी। तो यहां पर यह चीज देखने वाली है कि अगर कोई अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देखने वाले हैं ना, तो दो चीजें होती हैं कि उसमें ये अच्छाई है लेकिन ये बुराई भी है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उसके अंदर सिर्फ बुराई अच्छाई नहीं है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि कोई अच्छाई तो नहीं है लेकिन बुराई भी कोई नजर नहीं आई। तो जब बुराई कोई नजर नहीं आई तो यहां पर जो बुराई नजर नहीं आना अपने आप में एक बहुत प्लस पॉइंट है। अब बात यह है कि कहां पर कौन से सेक्टर में और कौन सी कंपनीज में क्या ट्रेड करें। तो देखो, इस सिचुएशन में जब बजट में कुछ भी गलत नहीं आया तो ट्रेड करना एक ही तरीके का एक सिंपल स्ट्रेटजी है कि जो कंपनीज अब करंट में दिसंबर क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर्स में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू पोस्ट कर रही होंगी ना, तो वो हर रिट्रेसमेंट पर खरीदना बनता है। इस सिचुएशन में ये स्ट्रेटजी फॉलो करना बड़ा आसान है, खासतौर से उस टाइम पर जब एक बुल मार्केट चल रही हो। अभी ये बुल मार्केट चल रही है, अगर आपको याद हो तो मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें निफ्टी 18,000 का मैंने टारगेट लिया था, जो टेक्निकल टारगेट था। और उसके बाद में फिर मैंने दोबारा भी एक वीडियो डाली थी, अभी 2-3 दिन पहले भी वीडियो डाली थी, जहां पर एक ट्रेंड लाइन को उसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया था लेकिन दूसरी ट्रेंड लाइन उसमें सपोर्ट दे रही थी। और इस तरह की बुल मार्केट में जनरली दोनों ट्रेंड लाइन एक ही झटके में नहीं टूटती हैं, सिंगल शॉट में नहीं टूटती हैं, वो एक कंसोलिडेशन में जाती हैं। और कंसोलिडेशन में सेक्टर रोटेशन जनरली होता है और सेक्टर रोटेशन के बाद में फिर से मार्केट में रैली शुरू होती है। तो यहां पर ठीक एग्जैक्टली अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो मैं लास्ट में उसका लिंक भी दूंगा, मैंने उसमें सेम चीज सजेस्ट की थी। जो लेवल मैंने उसमें टेक्निकली ड्रॉ किया था एग्जैक्टली कल यानी कि फ्राइडे को बिल्कुल ठीक वही लेवल उसने लोअर साइड पर टच किया और वहीं से उसने शार्प रिबाउंड दिखाया। तो जब भी इस तरह की चीजें आए, इवेंट आए, तो उस चीजों को हु केयर्स कह के टाल देना चाहिए। इन इवेंट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर इंपॉर्टेंस फाइनली किसी चीज की होती है तो वो होती है सबसे पहले बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की, कि ये बिजनेस कौन सा है, क्या ये पिछले 20-25 साल से मार्केट लीडर है और क्या इसका ग्रोथ अगले 15-20 साल तक होता रहेगा। इस चीज को समझने के लिए ह्यूमन लाइफ के साथ इसको कनेक्ट करना शुरू करो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उस बिजनेस में कौन सी कंपनीज ग्रेट हैं और वो ग्रेट यानी कि फाइनेंशियल्स किसके अच्छे हैं, कौन मार्केट लीडर है। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस आती है। टेक्निकल एनालिसिस को अगर मैं अपने तरीके से मैं अगर बात करूं तो टेक्निकल एनालिसिस में कम से कम 100 स्ट्रेटजी से भी ज्यादा बनाई जा सकती हैं, लेकिन उनमें से 3, 4, 5, 6, 7, 8 चुनो और उनमें से लगातार उनके बेस पे जब भी ट्रेड आए इस तरह की एक अपनी वॉच लिस्ट बनाकर उनके बेस पर ट्रेड करते रहो। कभी भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि कोई भी शेयर उठाया और उसके शेयर के उठा के उसके ऊपर सीधा टेक्निकल देखा, काम कर दिया। अगर वो फाइनेंशियली और बिजनेस वाइज अगर सपोर्ट नहीं करता तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स पे काम करके हम उसको फेल होता हुआ देखते हैं और उसी रीजन से हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। अगर आपको याद हो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका क्या है, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका कंपनी के सिलेक्शन पर होना चाहिए, ना कि प्राइस पर। एक बार आपने सही कंपनी सेलेक्ट कर ली जिसका बिजनेस अच्छे हैं, जिसके फाइनेंशियल अच्छे हैं और उसके बाद में टेक्निकली अगर उसमें बाइंग के अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो वो चीज बहुत अच्छी होती है। वहां पर सीधा सीधा उसको फिर बाय करना चाहिए और उसमें अगर वो फर्दर
नीचे जाता है तो होल्ड करो ना यार, क्योंकि बिजनेस वाइज जो सपोर्ट हो रहा है वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो रहा है, टेक्निकली ओवरऑल मार्केट की वजह से भी तो चीजें नीचे आती हैं, तो टेक्निकल्स वहां पर थोड़े से कंसोलिडेशन फेज में आ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये चीज बिल्कुल ही गलत होगी तो निकल जाओ, लेकिन वहां पर निकलने के और स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो बजट एक सिंपल सा छोटा सा इवेंट है, इस तरह के इवेंट हर साल आएंगे। बजट में अगर कभी भी आपको देखना है ना तो सिर्फ एक चीज देखना कि इस बजट में कुछ ज्यादा गलत तो नहीं है, क्योंकि अगर मुझे याद है तो मार्केट से रिलेटेड अभी कुछ साल पहले क्या 2 साल पहले एक ये आया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले फ्री हुआ करता था उसके ऊपर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो मार्केट के लिए इतना बेकार था कि मार्केट बिल्कुल एक तरीके से लगातार डाउन टर्न में और उसके बाद में कंसोलिडेशन फेज में चली गई थी। और तो वो एक अच्छी बात नहीं थी। वो 2 साल पहले था, 3 साल पहले था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो वो अपने जो अरुण जेटली जी थे उन्होंने वो चीज बजट पेश किया था, उसके बाद में वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो भी है। तो यहां पर बजट में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए। गलत नहीं है तो बजट बहुत अच्छा है। उसके बाद में अब क्या रणनीति है मैंने आपको बता दिया। रणनीति ये है कि जो स्टॉक सुपर क्वालिटी के हैं, बिजनेस वाइज सपोर्टेड है, फाइनेंशियली सपोर्टेड है, टेक्निकली जहां पर कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है, जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करो। और उससे भी अगर सब कुछ आसान करना है तो सबसे सिंपल है, जिनके रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर पोस्ट हो रहे हैं और आगे पोस्ट होने की उम्मीद है बेस्ड ऑन जनरल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड बेस्ड ऑन जनरल लाइफ अंडरस्टैंडिंग, तो उनके बेस पर जहां पर भी आपको लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स आगे आएंगे, रिट्रेसमेंट हुई है, 10 15 20% शेयर नीचे गिरा है, लार्ज कंपनी है, उसको खरीदो, लेकर बैठो 6 महीने तक। 6 महीने में 15-20% गेन आता है उस तरह के शेयर्स में। बेकार कंपनीज में काम करना छोड़ो, कंपनी का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, स्टॉप लॉस की आपको प्राइस वाइज कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। एंड हु केयर्स, इवेंट्स के केस में आप इस चीज को हमेशा याद रखना। और जब अच्छी कंपनीज परचेज कर लो ना सस्ते प्राइस पर, उसके बाद अगर आपको कोई बोले कि यार ये तो और ज्यादा डाउन लग रहा है, तो वहां पर भी यही जवाब आना चाहिए, हु केयर्स, बिकॉज यू हैव बॉट द बेस्ट कंपनी एंड यू हैव बॉट इट एट अ लोअर प्राइस। व्हेन बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग, सो थिंग्स आर इन योर फेवर ऑलवेज। उसके बाद में नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और चीजें ऊपर की तरफ 6 मंथ्स में 20% का गेन आ जाता है। दिस इज माई एक्सपीरियंस इन लास्ट 17 ईयर्स। तो उस चीज को समझ के आगे चल के एक बार आपको भी उसी तरीके से ट्रेड करने की जरूरत है। स्टॉक स्पेसिफिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा आज की वीडियो में, क्योंकि जो कंपनीज भी अच्छे नेट प्रॉफिट दे रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उनको अगर रिट्रेसमेंट यानी कि थोड़े से पुल बैक पर खरीदा जाए, 10-15% गिरावट पे खरीदा जाए, तो उसके बाद वो 10-15% का गेन विद इन 6 मंथ्स आता ही आता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। और साल में अगर 2 बार 15-20% कमा लें तो 30% प्लस का गेन आता है। और 30% प्लस में मैंने आपको बताया था, 1 रुपया अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में वो 14 गुना होता है, 14 टाइम्स होता है। और 20 इयर्स में वो 268 टाइम्स होता है, 270 टाइम्स के आसपास हो जाता है। तो ये छोटी मोटी रकम नहीं है। 20 साल में हमारा पोर्टफोलियो 270 गुना होता है, 270 टाइम्स। इट्स ए बिग नंबर। तो ये नंबर्स को एक बार ध्यान रखना और फिर छोटी सी कैलकुलेशन खुद से भी करके देखना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर लेना और तब तक बहुत सारे मजे करना। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।